मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक में 24 प्रस्तावों को हरी झंडी दिखा दी गई। बैठक के बाद सचिव शैलेश बगौली ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी है। बैठक के बाद सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगौली ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी साझा करी और बताया कि किन किन अहम फैसलों पर मुहर लगी है। उसमें हमारे 26 मत थे, जिसमें से 2 मत स्थगित हो गए हैं। मैं शेष के बारे में आपको बताना चाहूँगा। पहला मत था हमारा परिवहन विभाग का, जिसमें उत्तराखंड सड़क सुरक्षा कोष नियमावली में परिवर्तन किया गया है। इसमें जो पहले तक ये व्यवस्था थी कि जो कंपाउंडिंग की फीस है उसका 25% जो है उत्तराखंड सड़क सुरक्षा कोष में जाता था, उस 25% की धनराशि को अब 30% करने का माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा निर्णय लिया गया है। सुरक्षा कोष को लेकर के था, जिसमें यह निर्णित हुआ कि सड़क सुरक्षा कोष में जो कंपाउंडिंग फीस से 25% धनराशि सड़क सुरक्षा कोष में दी जाती थी, उसको बढ़ाकर 30% करने का माननीय मंत्रिमंडल का निर्णय हुआ। इसके अलावा हमारा दूसरा मत था उत्तराखंड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि। इसमें ये निर्णय हुआ है कि अभी तक जो दुर्घटनाएं होती थी और उसमें मृत्यु की दशा में 1 लाख रुपए दिया जाता था, तो माननीय मंत्रिमंडल ने निर्णय किया है कि इस 1 लाख की धनराशि को बढ़ा करके 2 लाख कर दिया जाए। इसके अलावा फिर नेक्स्ट मत था हमारा ये आवास विभाग का। आवास विभाग में जो कमर्शियल जो भी कंस्ट्रक्शंस होते हैं उसमें लैंड यूज चेंज करने के लिए बाहरी क्षेत्रों में, यानी कि जो महायोजना या जो नगर निकाय से बाहर के क्षेत्र हैं उसमें 7.5% और नगर निकायों और महायोजना क्षेत्र के अंतर्गत जो है उसमें लैंड यूज कन्वर्जन करने के लिए, कृषि से लैंड यूज कन्वर्जन करने के लिए 7.5 और 15% की धनराशि है। लेकिन पेट्रोल पंप की तो चलिए कैबिनेट के कुछ प्रमुख फैसले आपको बताएंगे। सड़क दुर्घटना में मौत पर अब 1 की बजाय 2 लाख रुपयों का जो मुआवजा है वो मिला करेगा। उत्तराखंड सूचना प्रौद्योगिकी नियमावली में संशोधन किया गया है और जो यूजर चार्ज है वो भी बढ़ा दिया गया है। वन निगम की वार्षिक लेख परीक्षा विधानसभा के अधीन होने वाली है। तो वहीं कृषि विभाग में बागवानी के तहत एंटी हेलनेट योजना में केंद्र की 50% सब्सिडी अप्लाई होगी। अटल आवास योजना में पीएम आवास के तर्ज पर ही अब पैसा मिलने वाला है। तो वहीं 30 दिन के अंदर अगर कोई बच्चा स्कूल में बिना बताए अनुपस्थित होगा तो उसे आउट ऑफ स्कूल मान लिया जाएगा। पहले ये दिन की जो मियाद थी वो 60 दिन की थी। उत्तराखंड लॉजिस्टिक नीति कैबिनेट में पास हो चुकी है। तो वहीं जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों का दुर्घटना बीमा 5 से बढ़ाकर 10 लाख हो चुका है। तो वहीं महिला आरक्षण को लेकर के सभी की टकटकी लगी हुई थी सरकार की तरफ कि आखिरकार इसमें क्या फैसला होगा। तो मुख्यमंत्री को अधिकृत कर दिया गया है कि वो आगे का फैसला ले सके। वहीं कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा की हत्या की साजिश का पर्दाफाश होने के बाद बहुगुणा के घर की जो सुरक्षा है उसमें इजाफा किया गया है। मामले की विवेचना के लिए एसआईटी का गठन करते हुए जांच शुरू हो गई है। आपको बता दें कि 11 सदस्यीय टीम, जिसमें सितारगंज पुलिस, एसओजी और तेज तर्रार दरोगा सहित सिपाहियों को भी रखा गया है। इसके अलावा मंत्री के आवास को भी सुरक्षा के मानंद कर दिया गया है और पुलिस मुख्यालय से पत्राचार भी लगातार चल रहा है। साथ ही हत्या की साजिश रचने वाले 4 आरोपियों को जनपद पुलिस जेल भेज चुकी है। के लिए एक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक 11 सदस्यीय विशेष जांच दल का भी गठन किया गया है और इस जांच दल के जितने भी सदस्य हैं उनको अलग अलग टास्क दिया गया है और हर पहलू पे इसमें विस्तृत जांच की जाएगी और जो भी तथ्य आते हैं उनके हिसाब से इन्वेस्टिगेशन में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मैं माननीय मंत्री जी की सुरक्षा का भी हम लोगों ने एक बार फिर से रिव्यू किया है और उसमें जो जो आवश्यकता हमें महसूस हुई है उसके हिसाब से हमने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के लिए हम पुलिस मुख्यालय से भी पत्राचार कर रहे हैं। वे प्रदेश के उद्यान विभाग में निदेशक के ऊपर लगे हुए भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर मंत्री गणेश जोशी ने जांच बैठाई है, जिसका रिजल्ट 15 दिनों में आना था। तो वहीं जांच बैठाए महीने भर से ज्यादा का समय बीत गया, लेकिन रिपोर्ट कहां है और क्या कर रही है ये सार्वजनिक नहीं हो सका। जांच को लेकर उद्यान मंत्री गणेश जोशी का कहना कि निदेशक के खिलाफ कई अनियमितताओं की शिकायत मिली थी, जिसके बाद जांच बैठाई गई है। तो वहीं रिपोर्ट जब तक उनके पास नहीं आती तब तक वो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, मैंने जो आदेश किया था उसके बाद एक ऑफिशियल जो आदेश होते हैं फाइल पर, उसको हुए लगभग
9 दिन हो गए और मैंने व्यक्तिगत अपने जो सचिव हैं पुरुषोत्तम जिनको जांच सौंपी है उनकी गिनती एक ईमानदार अफसर में होती है और उस जांच में अभी नाम का उल्लेख करना ठीक नहीं है, कोई और भी व्यक्ति भी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, इतना इशारा मैं आपको कर रहा हूं। आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी शरीफ व्यक्ति यहाँ चाहे और कोई गरीब उतने बचे ना। ये हमारी सरकार का संकल्प है। पुष्कर सिंह धामी सरकार इस हिसाब से काम कर रही है। आपने जितने भी मामले देखे होंगे हर दोषी को उसकी जगह में फिट किया गया है और यहाँ भी जैसे रिपोर्ट आएगी उसके खिलाफ जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी। तो ये उत्तराखंड प्रदेश के चारों धामों में आने वाले तीर्थयात्रियों की जो तादाद है वो 40 लाख को क्रॉस कर चुकी है। इसको देखते हुए गढ़वाल मंडल विकास निगम के अधिकारी भी खासा उत्साहित हैं। जीएमवीएन के प्रबंधन निदेशक बंशीधर तिवारी का कहना कि तीर्थयात्रियों के साथ ही पर्यटकों ने भी उत्तराखंड का रुख किया है, जिससे जीएमवीएन की आय में बढ़ोतरी हुई है और हमें उम्मीद है कि चारों धामों के कपाट बंद होने से पहले यात्रियों की तादाद में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिलेगा। देखिए, निश्चित रूप से लगभग 15 लाख केदारनाथ जी, 15 लाख बद्रीनाथ जी और 10 लाख यमुनोत्री गंगोत्री मिला के 40 लाख से ऊपर तीर्थयात्री अब तक श्रद्धालु यहाँ उत्तराखंड में आए हैं। इसमें अगर हम जीएमवीएन की बात करें तो 2,60,000 हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हैं जो हमारे यहाँ बुकिंग करा के आए। तो निश्चित रूप से बहुत ही उत्साहवर्धक रही पूरे पर्यटन की दृष्टि से भी और जीएमवीएन के। उत्तराखंड में लंपी वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अब तक 8,000 से ज्यादा गायों में लंपी वायरस फैल चुका है। ज्यादातर मामले हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर से सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही पर्वतीय जिले टिहरी में वायरस के मामले सामने आए हैं। अब तक तकरीबन 150 पशुओं को लंपी वायरस की शिकायत हो चुकी है। इसका असर दूध उत्पादन पर भी देखने को मिल रहा है। अब तक राज्य में 3 लाख से ज्यादा पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है। तो वहीं पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि अब लंपी बीमारी को काफी हद तक कंट्रोल किया जा चुका है और राज्य में लगातार पशुपालकों को जागरूक कर रहे हैं। देखिए, हमारी कंडीशन काफ़ी सुधर चुकी है। बीच में हरिद्वार और देहरादून जिले 2 सबसे ज़्यादा प्रभावित जिले थे। कुछ छोटे मोटे केसेस हमारे को पर्वतीय जिलों में भी आए, कुछ हमारे कुमाऊं में भी आए, लेकिन आज के दिन की स्थिति बहुत बेहतर है। हमारा पहले रिकवरी रेट लगभग 42% था, आज हम 47% तक पहुंच चुके हैं। हमारी जो मृत्यु दर थी 1.8% थी, वो 1.6% पे आ गई है। तो हमारे डॉक्टर्स जो हैं लगातार वैक्सीनेशन ड्राइव चला रहे हैं। हमारी अवेयरनेस ड्राइव चल रही है पूरे सोशल मीडिया के द्वारा, अखबारों के द्वारा, और काफ़ी कंट्रोल में है। अगर आप दूसरी स्टेट्स के कंपैरिजन में हमारी स्टेट को देखेंगे तो हमने लंपी को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल किया है। और मैं धन्यवाद दूंगा सारे हमारे विभाग का, डॉक्टरों का, हमारे जितने भी लोग वैक्सीनेशन ड्राइव में लगे हैं, सबका धन्यवाद देता हूँ। नैनीताल में पिछले दिनों हुई मूसलाधार बरसात की वजह से अभी भी 54 सड़कें ऐसी हैं जो बंद हैं, जिनमें कई मुख्य मार्ग, जिला मार्ग और राजमार्ग भी शामिल हैं। जिलाधिकारी धीरज गर्ब्याल का कहना कि आज से युद्ध स्तर पर सड़कों को खोलने का काम और बरसात में क्षतिग्रस्त हुई सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का काम किया जा रहा है। जिलाधिकारी के मुताबिक लोक निर्माण विभाग और साथ में अन्य निर्माणादायी संस्थाएं तत्काल सड़कों को दुरुस्त करने के निर्देश उनको दे दिए गए हैं और वो अपने काम में जुट भी गई हैं। अब देखिए, 70 में से काफ़ी सड़कें खुल गई हैं, तो 1-2 दिन में मैक्सिमम सड़कें हमारी खुल जाएंगी। उसमें एनएच हमारा चल ही रहा था, बीच में बाधित हो गया था, लेकिन उसको अल्टरनेट व्यवस्था जो हमारी मोना से जो सड़क आती है, मोना होते हुए तल्ला रामगढ़ होते हुए, तो वो उस रास्ते से लगातार हमारी गाड़ियाँ चलती हैं अल्टरनेट वे में। और जो रूरल सर्विसेज में वो सड़कों में जितनी सड़कें हमारी खराब थी उन सब जगह हम लोगों ने जेसीबी वगैरह लगा दिया है और 1-2 दिन में सारी सड़कें हमारी खुल जाएंगी।